सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी रूल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर लिए थे सारे। उसके बाद हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थे। ओके, तो ये यहाँ तक हमारे हो गए थे। उसके बाद हमने करना था 1857 रिवोल्ट, ठीक है, जो कि है आपका इंटरवल। ठीक है, इंटरवल के बाद कैसे कहानी चेंज होती है, नया विलन आएगा अभी इंटरवल के बाद। ठीक है, इंटरवल के बाद जो नया विलन है वो है क्राउन रूल। ठीक है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद आ गई है। ठीक है, मोनार्की के अंदर आ गया इंडिया। ठीक है, क्राउन रूल चलेगा। क्राउन रूल में सबसे पहले हम लोग वॉइसरॉय ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। उसके बाद हम बैकग्राउंड बिफोर गांधी एंड एरा, गांधी जी के आने से पहले क्या फिल्म चल रही थी और गांधी जी जब आए तब क्या फिल्म स्टार्ट हुई। ठीक है, तो फर्दर इसके नीचे भी पार्ट्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में शो करेंगे। तो आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1857 रिवोल्ट, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और सिपोई म्यूटिनी कहते हैं। ओके, सिपोई मीन्स सिपाही, म्यूटिनी मीन्स विद्रोह। ओके, सो लेट्स स्टार्ट our today's lecture, the 1857 revolt. ओके, तो 1857 रिवोल्ट को हम लोगों ने फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वो जो शुरुआत में अभी चार्ट दिखाया था ना, उसी में ही आपने ये बना लेना है। ठीक है, वहां जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने यहाँ बनाया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीफेस, उसके बाद सीड, मतलब कि शुरुआत कहाँ से हुई, बीज कहाँ बोया गया, इंपॉर्टेंट सेंटर्स जहाँ पे ये विद्रोह हुआ और इस विद्रोह के फेल होने के क्या कॉजेज थे। ठीक है, कॉजेज ऑफ फेलियर। तो प्रीफेस में सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि क्या मतलब एक विद्रोह होने के क्या चांसेस होते हैं सर। देखिए सर, 2 यूनिट्स ऑफ सोसाइटी होते हैं। ठीक है, एक होती है फैमिली और दूसरा होता है नेशन। ठीक है, आपकी फैमिली है, आपके घर में जो भी आपके फादर है या मदर है, ठीक है, आपके घर में जो भी कमाता है, ठीक है, उसका जो मोटिव होता है वो बेसिकली क्या होता है, वेलफेयर होता है सर। आपकी अच्छी देखभाल करे, आपकी परवरिश करें, आपकी डेवलपमेंट करें। ठीक है, हर एक माँ बाप का यही सपना होता है कि हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश हो। बेसिकली जो गोल होता है वो क्या होता है, वेलफेयर होता है। ओके, सिमिलरली जो नेशन होता है, एक देश होता है, उसका हेड कौन होता है, उसका हेड होती है गवर्नमेंट। ठीक है सर, उसका भी मोटिव क्या होता है सर, वेलफेयर करना। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो सबको पता है। ठीक है, बेसिक चीज है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्टेट क्या है, वेलफेयर। ठीक है, और वेलफेयर गवर्नमेंट को 3 एरियाज में करना होता है, पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली। ठीक है, 3 ही ट्रेड्स होते हैं सर जहाँ पे डेवलपमेंट कर सकती है गवर्नमेंट, ये हमेशा याद रखना। हिस्ट्री आपने जब भी पढ़नी है ना, तो आपने ये तीनों एस्पेक्ट्स देखना है, याद रखना मेरी बात। इस तरह से ट्राइंगल बनाना है, कोई भी है। सपोज करो आपने ये जब भी पीछे पढ़े, क्या कहते हैं अपना, जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़े, ठीक है, या कोई भी एंशियंट हिस्ट्री में कोई भी राजा पढ़ोगे तो उसकी 3 चीजों के बारे में लिखा हुआ। ठीक है, उनको डिफरेंशिएट करना है, आपको सेग्रीगेट करना है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या होता है, पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होता है और आपको चुन चुन के वो निकालना है कि हाँ यार, पॉलिटिकली उसने ये डेवलपमेंट की, सोशली यानी समाज के लिए उसने ये डेवलपमेंट की, ओके, और इकोनॉमिकली, ठीक है, यानी कि उसके टाइम पे इन्फ्लेशन थी या कैसा था, उसके टाइम पे कोई न्यू करेंसी इशू हुई वगैरह वगैरह, एक्स वाई जी। ठीक है, किस टाइम पे टेराकोटा कॉइन्स थे, किस टाइम पे मेटल कॉइन्स आए थे। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उस पर्टिकुलर राजा के टाइम पे। ओके, तो 3 एस्पेक्ट्स देखने हैं सर आपने, पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली। पॉलिटिकली में उसकी राजा की सारी नीतियां आ जाएंगी, पॉलिसीज आ जाएंगी। ओके, ठीक है सर। तो जो वेलफेयर था, यानी कि जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है स्टेट का, इट इज फॉलोड बाय द रूलर्स फ्रॉम मौर्यास टू मुगल। मौर्य से लेके मुगल्स तक सभी ने ये फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो करे। ठीक है, कौन सा, वेलफेयर, तीनों एस्पेक्ट्स में। ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने किया सर एक्सप्लॉयटेशन, अंग्रेजों ने किया भाई सब सप्रेशन। पता ही है आपको पॉलिसीज, उसके एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे कि लिखा हुआ है, बट फ्रॉम द बिगिनिंग ब्रिटिशर्स फॉलो द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, शोषण किया। अब देखते हैं हमने किस किस एरिया में उन्होंने किस तरह से शोषण शोषण किया, उसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ लेते हैं।
सबसे पहला आया सर पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। पॉलिसी ऑफ एफसीबी, एफसीबी का मतलब कोई बताएगा? पॉलिसी ऑफ एफसीबी which was followed by मीर जाफर फ्रॉम बंगाल एंड वाजिद अली शाह फ्रॉम अवध, ठीक है। मतलब मीर जाफर से लेकर वाजिद अली शाह जो कि लास्ट रूलर था अवध का, उन सभी ने ये पॉलिसी फॉलो की। कौन सी? सॉरी 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 सॉरी, उन्होंने फॉलो नहीं की एक्चुअली, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन किया अंग्रेजों ने। एफसीबी मींस फ्रेंडशिप कम बिट्रायल, ठीक है। मतलब दोस्ती की और दोस्ती के नाम पे धोखा दिया, ठीक है। किनको? मीर जाफर को। मीर जाफर याद है आपको? मीर जाफर याद है आपको? सिराजुद्दौला के बाद आया था मीर जाफर। मीर जाफर को बिठाया था इन्होंने गद्दी पे ये कह के कि भाई साहब, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो थोड़ी सी मॉडर्न इंडिया, तो मीर जाफर को ये कह के गद्दी पे बिठाया था कि भाई साहब अभी तेरे को रूल करवाएंगे, लेकिन उसके साथ भी इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ एफसीबी यानी फ्रेंडशिप कम बिट्रायल, दोस्ती के नाम पे धोखा दिया। मीर जाफर से लेकर वाजिद अली शाह, मीर जाफर फ्रॉम बंगाल, वाजिद अली शाह फ्रॉम अवध, ठीक है। एंड दैट इनॉयड द रूलिंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। पहला एग्जांपल पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन का। दूसरा देखिए सर, सोशल एक्सप्लॉयटेशन और रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि सती अबॉलिश की, ठीक है। अभी आप आज की डेट में आप बोलोगे कि सर सती को अबॉलिश किया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उस टाइम के लोगों की सोच क्या थी कि सती बैन नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता ही है सभी को, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी तरफ से बढ़िया काम किया, लेकिन इनकी नजरों में वो काम गलत है, इनकी तरफ से एक तरह से शोषण है, ठीक है। सती अबॉलिश की किसने की? विलियम बेंटिक ने की, ठीक है। एंड राधा, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, राधा कांत देव जो कि फाउंडर थे देव समाज के, ही स्ट्रिक्टली अपोज द रिफॉर्म्स ऑफ बेंटिक। याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने सती को अबॉलिश करने के लिए अपोज किया? द आंसर इज राधा कांत देव ऑफ देव समाज, ओके। ही स्ट्रिक्टली अपोज द रिफॉर्म्स ऑफ बेंटिक, ठीक है। HWRA दैट इज हिंदू हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है, जो कि डलहौजी ने पास किया था, याद होगा आपको 1856, अभी हमने डलहौजी किया ताजा ताजा, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर? सोशल और रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद आया सर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि जो सारा पैसा था वो सारे लेके जा रहे थे, वेल्थ एकदम ड्रेन हो रही थी। याद है मैंने आपको बताया था कि जब बैटल ऑफ प्लासी जब जीते थे, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहते हैं, जो भी मतलब कि अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी वर्कर्स वगैरह थे, जब वो इंडिया से जाते थे वहां पे, तो सारे के सारे वहां पे पैसे लेके जाते थे, ब्राइब्स वगैरह लेके जाते थे। तभी तो आपको याद हो 1773 में उन्होंने खत्म किया था, क्या कहते हैं कि अब से कोई भी जो वर्कर है ईस्ट इंडिया कंपनी का, अब से कोई ब्राइब्स नहीं लेगा, कोई प्रेजेंट नहीं लेगा, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ विच वाज स्टार्टेड आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? याद है? बैटल ऑफ प्लासी 17 भूल तो नहीं गए भाई? 57, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद हुआ सर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की कमर्शियलाइजेशन होगी, जिससे किसानों के ऊपर बर्डन पड़ गया, ठीक है। एग्जाम्पल परमानेंट सेटलमेंट, एग्जाम्पल पीएस दैट इज परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में दादा भाई नरोजी ने बुक भी लिखी हुई है, अगर आपने पढ़ी हो, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन आया था सर, मेरे को याद है अभी भी 2015 का प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था ये। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? वो दादा भाई नरोजी ने, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इसमें बताया गया कि किस तरह से हमारे इंडिया की जो वेल्थ है वो कैसे ड्रेन हुई, ओके। अभी हमने पढ़ा सर प्रीफेस। प्रीफेस में हमने ये पढ़ा कि सोसाइटी के दो सेक्शन होते हैं, एक होता है फैमिली और दूसरा होता है नेशन, ठीक है। और मोटिव क्या होता है फैमिली के हेड का और नेशन के हेड का? वेलफेयर, ठीक है। नेशन के हेड कौन होता है? गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का मोटिव भी क्या होता है? वेलफेयर, ठीक है, जो कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है स्टेट का। वेलफेयर उसको तीन एस्पेक्ट्स में करना है, पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली, ठीक है। जो कि अभी तक मौर्य से लेकर, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से लेकर मुगलों तक सभी राजाओं ने ये वेलफेयर की पॉलिसी अपनाई थी। लेकिन अंग्रेज जैसे ही आए सर, इन्होंने पॉलिसी कैसी रखी अपनी? सप्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल दिया पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन का, फ्रेंडशिप कम बिट्रायल। एक तरह से आप पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं कर रहे, आप एक तरह से दोस्ती के नाम पे धोखा दे रहे हो। एग्जाम्पल मीर जाफर एंड वाजिद अली शाह, ठीक है। एंड दैट इनॉयड द
रूलिंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दूसरा है सर सोशल एंड रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन, बैन ऑफ सती, पासिंग ऑफ हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है। और सती का तो अपोज भी किया था किसने, राधाकांत देव ने, जो कि फाउंडर थे देव समाज के। याद रखना सर, क्वेश्चन पक्का आएगा, जनरली बच्चे यही कहेंगे कि किसी ने नहीं अपोज किया था, लेकिन राधाकांत देव ने किया था, जो कि फाउंडर थे देव समाज के। ही स्ट्रिक्टली अपोज द रिफॉर्म्स ऑफ विलियम बेंटिक। ओके, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन सारा जो थे मनी वगैरह थे, सारी ड्रेन हो रही थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी, ठीक है। एंड इट स्टार्टेड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। एंड द सेकंड थिंग इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, दैट बर्डन द पीजेंट्री। जो एग्रीकल्चर फार्मर क्लास थी उसको काफी ज्यादा बर्डन पहुंचा। आपको पता ही है, परमानेंट सेटलमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। इसका एग्जांपल भी लिख सकते हो आप, दादा भाई नरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में अपनी ये मेंशन किया। ओके, ये तो हो गया सर प्रीफेस। अब बारी आती है सर सीड की, ये बीज बोया कैसा गया। ये जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, इसका बीज शुरुआत कैसे हुई, मतलब बीज किसने बोया, वो बताते हैं। उससे पहले ये समझिए, अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, इसमें रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन का ये एक वो है, एग्जांपल है कि 1813 में, आपको याद हो चार्टर एक्ट 1813 में, दे अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड टू एंटर इनटू इंडिया, ठीक है। अब इंडिया क्या था सर, मेजोरिटी हिंदूज थे, ठीक है, और थोड़ी बहुत पॉपुलेशन आपकी मुस्लिम्स की थी, ठीक है। पहले क्रिश्चियंस वगैरह नहीं थे, ठीक है, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज आए, ठीक है, जो इंडिया में है, जिन्होंने कन्वर्जन वगैरह की। इससे भी जो रिलीजियस सेक्शन है, जो सॉरी रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडियन पीपल का, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोज टैक्सेस ऑन द लैंड्स ऑफ मॉस्क एंड टेम्पल्स, ठीक है। मॉस्क पे और टेम्पल पे सर टैक्सेस इम्पोज किए सर, ठीक है। ये रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन के एग्जांपल है। अब बारी आती है सर सीड की सर, ये बीज बोया कैसे। मंगल पांडे का नाम सुना है सर आपने, मंगल पांडे। मंगल पांडे मूवी भी देखी होगी आप लोगों ने, आमिर खान की मूवी देखी हो अगर आपने, नहीं देखी तो देखना जरूर। ऐसी मूवीज देखा करो यार, थोड़ा सा ना एक अलग आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्रीज जरूर देखा करो, ठीक है। और कौन सी देखनी है नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछ लेना, बड़ी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिससे नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। आपका एक ना माइंडसेट, एक आपका क्या कहते हैं, सोचने का नजरिया एक अलग से थर्ड व्यू हो जाता है, ठीक है, 3D व्यू हो जाता है बेसिकली। तो मंगल पांडे के बारे में बताते हैं। ही इज अ स्टॉन्च ब्राह्मण, कट्टर ब्राह्मण था, ठीक है। और पहले ब्राह्मण था और उसके बाद एक सिपाही था, सोल्जर था, ठीक है। सोल्जर कहाँ पे था, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में था, ठीक है। इन्फेंट्री का नाम है बेसिकली, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पूछ सकता है। उसकी पोस्ट जो थी वो कहाँ पे थी, बरकपुर में थी। बरकपुर एक शहर है, कहाँ पे, सिटी इन नॉर्थ 24 परगनास, ठीक है। ये अभी भी है नॉर्थ 24 परगनास, अगर आप वेस्ट बंगाल में जाओगे, ओके। बरकपुर एक शहर था नॉर्थ 24 परगनास में, ठीक है। तो हुआ क्या सर, एक र्यूमर फैला सर, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे, एक र्यूमर फैला। र्यूमर क्या फैला कि जो राइफल है, न्यू इनफील्ड राइफल है, उस पे जो लुब्रिकेंट लगा है, आपको पता होगा कि ना क्या कहते हैं, राइफल को ना वहां पे उस टाइम खोलने के लिए इस तरह से मुंह से छिलना पड़ता था, कुछ उसमें कुछ था जुगाड़ जो भी था। तो कहते हैं कि ना उस पे जो लुब्रिकेंट लगा हुआ था, ऑयलिंग वगैरह जो भी था उस पे लगा हुआ था, वो गाय की है या फिर पिग की है। और आपको पता है कि गाय जो है वो हिंदुओं को बहुत ज्यादा वो है, ठीक है। और जो सुअर है उससे जो मुसलमान है वो काफी मतलब कि एंटी है। मुसलमान को अगर आप किसी को सुअर के बारे में बोलोगे तो वो काफी मतलब चिढ़ जाएगा या आपसे लड़ाई भी कर सकता है, ठीक है। तो ये काफी रिलीजियस इशू, सेंसिटिव इश्यूज हैं, ठीक है। तो इस तरह से हुआ क्या सर, ये रूमर फैल गया कि भाई साहब वो जो राइफल है उसके ऊपर या तो गाय की या फिर पिग की चमड़ी से इस तरह से कोटिंग की हुई है, काइंड ऑफ, ठीक है। दैट इंसाइट द फेलो स्पॉयज, ठीक है, जो उसके मंगल पांडे के जो साथ के साथी थे, उसके सिपाही थे, उसको इंसाइट कर दिया। उसने बोला मंगल पांडे ने कि भाई साहब ऐसे ऐसे चक्कर है, जो नई जो गन आई है उसके ऊपर क्या कहते हैं, काओ का और पिग का इस तरह से कोटिंग हुई पड़ी है, ठीक है। तो पांडे ने 10 ऑफिसर्स को, ठीक है, सॉरी एक ऑफिसर को खत्म कर दिया, मार दिया जान से, और 2 ऑफिसर के ऊपर क्या किया, अटैक किया, ठीक है। जिससे क्या हुआ सर, पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और उसको फांसी की सजा सुना दी गई। ये तो था सर सीड, यहाँ से बीज बोया गया। समझ आया सर।
मंगल पांडे स्टॉन्च ब्राह्मण, एकदम कट्टर ब्राह्मण, जो कि सिपाही था। अब ब्राह्मण को आदमी को आप बोलोगे ना कि भाई गाय का मीट या कुछ इस तरह की कोई बात बोलोगे तो भाई साहब बहुत ज्यादा जो कट्टर होगा वो तो पूरा जान से ही मार देगा आपको, ठीक है। तो वही हुआ सर, जो र्यूमर फैला उन्होंने बोला कि भाई साहब इसके ऊपर, गन के ऊपर काऊ की कोटिंग की हुई है, लुब्रिकेंट जो लगा हुआ है, ठीक है, एंड दैट इनसाइड द फेलो सिपॉयज। तो मंगल पांडे ने अपनी टीम के साथ एक ऑफिसर को मार दिया जान से और दो ऑफिसर को के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और हैंग कर दिया गया। तो यहाँ से सर एकदम से शुरुआत हुई और उसके बाद पूरी प्रोलिफरेशन हुई, एकदम से पूरा प्रोपेगेट हो गया ये चीज, ठीक है। जैसा कि देख सकते हो, तो शुरुआत कहाँ से हुई, सीड कहाँ से बोएगी, मंगल पांडे के पास से। और जो एपिसेंटर था, जो इस युद्ध का जो एपिसेंटर था जहां से शुरुआत हुई, वो थी सर मेरठ से, ठीक है। मेरठ इज द एपिसेंटर, जैसे कि लिखा हुआ है 10th of May 1857, 85 सिपाहीज sentenced imprisoned for refusing to use the greased cartridges, ठीक है। मेरठ में 85 सिपाहियों को क्या कहते हैं, जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि भाई साहब हम लोग ये वाली गन यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। और हुआ क्या, और उसके बाद कहाँ शुरुआत हुई, दिल्ली में, सबसे पहले दिल्ली में। दिल्ली में जो था, जो आपका बहादुर शाह जफर, BSZ, दैट इज बहादुर शाह जफर, ये किस लिए लड़ रहा था, फॉर फैमिली प्रेस्टीज, ठीक है। अब सभी ने इसको एक जैसे कि लिखा हुआ है, ऑल प्रिंसेस मेड बहादुर शाह जफर अ एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, की भाई साहब आप ही हो बाहुबली, ठीक है। बुढ़ा सा तो था यार ये बेचारा, ठीक है, क्या ही लड़ता, ठीक है। तो इनको कहा कि आप यार ये सारी जो है क्या कहते हैं लड़ाई का जो मुखिया हो आप ही हो, ठीक है, तो आप हमारा साथ दो 1857 की लड़ाई में, ठीक है। तो उसको घोषित कर दिया गया एम्परर ऑफ हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर को, अ मुगल एम्परर, ओके। एंड वार इनिशिएशन फ्रॉम शाहबाद, दैट इज द कैपिटल ऑफ मुगल्स, ठीक है। वार इनिशिएट कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, शाहजहांबाद से, ठीक है, कैपिटल ऑफ मुगल, याद रखना सर, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद सर आपका आरा में, आरा एक जगह है बिहार में, ठीक है, वहां पे कुंवर सिंह ने लड़ाई की, ठीक है। कुंवर सिंह ने पार्टिसिपेशन की, ठीक है। उन्होंने, उनका क्या रीजन था, ये रीजन जरूर पता होना चाहिए कि किसने 1857 की लड़ाई की और उसके पीछे उसका क्या रीजन था। बहादुर शाह जफर का फैमिली प्रेस्टीज, ठीक है, इज्जत बचानी थी भाई, मुगल एम्परर है, ठीक है। कुंवर सिंह का क्या रीजन था, जमींदारी राइट्स, ठीक है। उसके बाद आया सर बरेली में, बरेली में खान बहादुर या बहादुर खान, ठीक है, इन्होंने लड़ा। उसके बाद अ, आपका फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि फैजाबाद में किसने 1857 की लड़ाई में पार्टिसिपेशन की। और लखनऊ में बेगम हजरत महल, ठीक है, फॉर हिज सन बिरजिस कादिर, क्योंकि बिरजिस कादिर उसका अडॉप्टेड सन था, ओके। तो बेगम हजरत महल उसके लिए लड़ रही थी, ओके। और कानपुर में, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे, डी कानपुर, जो नाना साहिब थे, ठीक है, ही इज फाइटिंग फॉर पेंशन, क्योंकि जो नाना साहिब थे वो गोद लिए हुए थे। और मैंने आपको बताया ना कि वो सब्सिडरी, लास्ट कौन सा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, याद है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में वो क्या था, अगर क्या नहीं होगा आपका लीगल, कौन सा, मेल हायर और फीमेल हायर, भूल तो नहीं गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वो नाना साहिब फाल्के नहीं, वो दादा साहिब फाल्के हैं। लीगल मेल हायर, वो कह रही नाना साहिब फाल्के, दादा साहिब फाल्के हैं बेटा वो, दो चीजें मिक्स कर दी आपने। तो नाना साहिब फाल्के जो कि अडॉप्टेड सन थे अपने पिताजी के, तो उनको था कि भाई साहब मैं तो अडॉप्टेड सन हूँ, मेरे को तो पेंशन मिलेगी नहीं अपने दादा की, ठीक है। तो ही इज फाइटिंग फॉर द पेंशन, ठीक है। एंड ही इज सपोर्टेड बाय तात्या टोपे, नाम सुना होगा यार, वेरी फेमस मैन, एंड अजीमुल्ला, ठीक है। ही इज द लास्ट मराठा रूलर, नाना साहिब इज द लास्ट मराठा रूलर, याद रखना सर। दोबारा से देखते हैं सर, दोबारा से देखते हैं, जो बीज बोया गया था किसने बोया था, मंगल पांडे ने। एपी सेंटर था वो क्या था, मेरठ, मेरठ इज द एपी सेंटर। एपी सेंटर समझते हो, अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद ऊपर फोकस होता है और बगल में क्या होता है, एपी सेंटर होता है, समझते हो ना, अर्थक्वेक पढ़ा होगा आपने। तो एपी सेंटर था मेरठ, ठीक है।
और 10 मई 1857 को 85 सिपाहियों ने मना कर दिया था कि हम लोग ग्रीस कार्टेजेस यूज नहीं करेंगे, जिस वजह से उनको जेल होगी, ठीक है। उसके बाद दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे, ये किससे लड़ रहे थे? फॉर फैमिली प्रेस्टीज, क्योंकि जितने भी राजा लोग थे, ऑल प्रिंसेस मेड बहादुर शाह जफर एज अ एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। एंड वार इनिशिएशन कहाँ से हुई थी? शाहजहांबाद से, ओके, जो कि कैपिटल थी मुगल्स की, ओके। उसके बाद सर आपका आराह नाम की जगह थी, जो कि बिहार में, कुंवर सिंह जी थे, वो किस लिए लड़ रहे थे? जमींदारी राइट्स के लिए। लखनऊ में बेगम हजरत महल किस लिए लड़ रही थी? अपने लड़के के लिए, जिसका नाम था बिरजिस कादिर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बेगम हजरत महल के लड़के का नाम क्या था? बिरजिस कादिर, ओके। उसके बाद जो लास्ट मराठा रूलर थे, यानी कि नाना साहिब, ठीक है, जो कि कानपुर से थे, ठीक है, ही इज फाइटिंग फॉर हिज पेंशन, ठीक है, क्योंकि गोद लिए हुए बच्चे थे वो, ओके। एंड ही इज सपोर्टेड बाय द तांतिया तोपे एंड अजीमुल्ला। और बाकी जगहों पे बरेली में खान बहादुर, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। सो यू हैव टू मग अप ऑल दीस नेम्स। नाउ द लास्ट पार्ट इज व्हाट इज द कॉजेज ऑफ फेलियर, ठीक है। इसके फेल होने का कारण क्या था? 1857 की लड़ाई फेल हो गई थी, ठीक है, मतलब जो करना था वो नहीं हो पाया। वो फेल होने का कारण क्या था? पहला सर, पूरा भारत नहीं इन्वॉल्व था, पहली चीज। होल इंडिया वाज नॉट इन्वॉल्व। ओनली 1/10 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, सिर्फ 1/10 इंडियन पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी, एंड 1/4 ऑफ इंडियन एरिया अंडर इट्स इम्पैक्ट। सिर्फ लगभग एक चौथाई एरिया जो था जिसपे प्रभाव पड़ा, ठीक है, बाकियों को कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है। मनी लेंडर्स, एजुकेटेड मैन एंड मर्चेंट्स अगेंस्ट द रिवोल्ट। मनी लेंडर समझते हो? मनी लेंडर बता, कोई बताएगा मनी लेंडर कौन थे? जिसने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी हो उसको पता हो मनी लेंडर कौन थे। नहीं पता तो जल्दी से बता दो, मैं ही बता देता हूँ। someone is typing, come on come on। नॉट जमींदार, जमींदार नहीं थे, मैं आपको बताता हूँ। शाहूकार कह सकते हो। मैं बताता हूँ हुआ क्या था। अब लगान देना पड़ता था, वो परमानेंट सेटलमेंट रियोतवारी महलवाड़ी वाला वो सिस्टम, पता है ना, लगान देना पड़ता था उनको। तो कई बार क्या होता था कि जब फसल अच्छी नहीं उगती थी, तो उस केस में वैसे तो इनडायरेक्टली उनको मनी जमींदार भी कह सकते हैं, लेकिन कहना ठीक नहीं होगा। कुछ जमींदार जो थे मनी लेंडर बन गए थे। उन्होंने कहा कि एक काम कर बेटा, मेरे से ब्याज पे ले ले पैसे, ठीक है। तो किसान जो था वो और ज्यादा दबता गया इनके ऊपर, ठीक है। तो मनी लेंडर को तो बढ़िया था कि अंग्रेज इनका शोषण कर रहे हैं और हम भी दोबारा से इनका शोषण कर रहे हैं, तो हमारे को तो फायदा ही है, ठीक है। तो इसलिए मनी लेंडर ने, एजुकेटेड मैन और मर्चेंट्स ने, दे ऑल आर अगेंस्ट दिस रिवोल्ट, ठीक है, इस विद्रोह के अगेंस्ट थे। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिशर्स, बी डॉट मीन्स ब्रिटिशर्स जो थे, उनकी जो राइफल्स थी, कम्युनिकेशन था, ट्रांसपोर्टेशन था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वगैरह इधर उधर जाना, ठीक है, ये सुपीरियर था। हमारे बंदे ये मुगल वगैरह ये हाथी पे घूम रहे हैं, हाथी चल रहा है भाई साहब, एकदम मीठा मीठा चल रहा है, ठीक है। इनके पास खतरनाक घोड़े, ठीक है, गाड़ियां, जीप वगैरह, थार थूर ले रखी थी भाई साहब इन लोगों ने। हाँ, वो थार पे घूम रहे हैं कट्टे वट्टे लेके, ठीक है। ये भाई साहब तीर कमान से खेल रहे हैं वहां पे, ठीक है। अब भाला लेके, त्रिशूल लेके मार रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे थोड़ी होगा। वो पीछे से वो भाला लेके घूम रहा है और वहां के ईस्ट इंडिया कंपनी के बंदे पीछे थप्पड़ मारा, कह रहे बेटे गन है हमारे पास, ठीक है। तो फैजल खान टाइप बंदे घूम रहे थे, ठीक है, गुड्डू पंडित जैसे, ठीक है। तो सुपीरियर थे, जाहिर सी बात है, राइफल्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एकदम जबरदस्त थी। उनके पास कोई प्रॉपर प्लान स्ट्रेटेजी नहीं था, किसी को पता ही नहीं। उसको बोल रहे हैं कि हमला करो, आधे सिपाही अभी ड्रेस पहन रहे हैं, आधे कर रहे हैं कि हमला करो, आधे वहां पहुंच गए हैं, ठीक है। तो कोई प्लान नहीं था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, ठीक है। जो अंग्रेजों की टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, ठीक है, उसकी मदद से जो इनकी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन थी, ठीक है, ही इन्फॉर्म्ड अबाउट मूवमेंट्स और स्ट्रेटेजी ऑफ रिबल्स, ठीक है। जो भी विद्रोही थे उनकी सारी इंफॉर्मेशन, उनकी मूवमेंट क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी वगैरह सारा कुछ एकदम इंफॉर्मेशन कौन कौन जा रहा था? चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। जो कौन हैंडल कर रहा था? कोलिन कैंपबेल, याद रखना सर आपने, कोलिन कैंपबेल जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर था, जो कि सारी विद्रोहियों की गतिविधियों के बारे में आगाह कर रहा था, ठीक है, अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बेसिकली, ठीक है। टेक्नोलॉजी कौन सी थी? इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक तार के थ्रू, ओके।
तो इसलिए दीज आर द कॉजेज ऑफ फेलियर। तो ये हुआ सर हमारा 1857 रिवोल्ट। तो दोबारा से एक बार क्विक रिकैप कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरुआत की हमने प्रीफेस से। सोसाइटी के दो सेक्शन होते हैं, फैमिली, नेशन। फैमिली के हेड का काम क्या होता है? वेलफेयर। सिमिलरली नेशन के हेड जो कि गवर्नमेंट होती है, उसका काम भी क्या होता है? वेलफेयर, जो कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है सोसाइटी का, स्टेट का, सॉरी। तीन तरह से वेलफेयर होता है, तीन एस्पेक्ट्स में, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, ठीक है, जो कि अभी तक सभी रूलर्स ने फॉलो अप किया फ्रॉम मौर्यस टू मुगल। लेकिन अंग्रेजों ने कौन सी पॉलिसी अपनाई? सप्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, एग्जांपल पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप कम बिट्रॉयल, एग्जांपल मीर जाफर, वाजिद अली शाह, ठीक है, and that annoyed the ruling section of the society. Second thing is social exploitation, सामाजिक शोषण, ठीक है। सती को बैन कर दिया भाई साहब विलियम बेंटिक ने। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास करवा दिया डलहौजी साहब ने, ठीक है। राधा कांत देव ने अपोज किया था, जो कि देव समाज के फाउंडर थे। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरीज, जो कि ड्रेन ऑफ वेल्थ आपकी शुरू हो गई थी आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। एंड द सेकंड थिंग इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड दैट बर्डन द पीजेंट्री, एग्जाम्पल परमानेंट सेटलमेंट। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने लिखी थी? जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने लिखी थी? अभी बताया था, दादा भाई नौरोजी। ओके, उनकी एक किताब थी जिसमें, जिसका नाम था पॉलिटिकल पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, दादा नहीं, दादा भाई। 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड टू एंटर इनटू इंडिया, ठीक है, चार्टर एक्ट 1813। इम्पोज टैक्सेस ऑन द लैंड्स ऑफ मॉस्क एंड टेंपल्स। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि बीज कहाँ से बोया गया। मंगल पांडे ने, भाई साहब मंगल पांडे जो कट्टर ब्राह्मण था, उसको कहीं से पता चल गया था कि भाई साहब जो नई राइफल है, न्यू इनफील्ड राइफल है, उसके ऊपर लुब्रिकेंट लगा हुआ है, काउ लैड या पिग लैड का, ठीक है, दैट इनसाइड द फेलोशिप ऑय। और पांडे ने भाई साहब एक ऑफिसर को जान से मार दिया और दो के ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और सूली पे टांग दिया गया, ठीक है। उसके बाद एपी सेंटर क्या था? मेरठ। मेरठ में सर 10 मई 1857 को 85 सिपाहियों को जेल में डाल दिया गया, कारावास में डाल दिया गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि भाई साहब हम नहीं नई कार्टेजेस यूज करेंगे। ओके, ठीक है। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे, इनको मुखिया बनाया गया, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान बनाया गया कि भाई साहब आप ही हो मेन खिलाड़ी। तो ये लड़ रहे थे फॉर द फैमिली प्रेस्टीज, कि अभी मुगलों की इज्जत का सवाल है, ठीक है। बुढ़ा आदमी बेचारा इसको ले गए जबरदस्ती कि भाई साहब आप आओ, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है कोई नहीं, हम चले जाते हैं। खांसते खांसते बेचारे गए थे बहादुर शाह जफर जी, और वार इनिशिएट हुई कहाँ से? शाहजहांबाद, जो कि कैपिटल थी मुगलों की, ठीक है। उसके बाद बिहार में जगह आरा की, और वहाँ कुंवर सिंह जी ने लड़ाई की फॉर द जमींदारी राइट्स। एंड लखनऊ में बेगम हजरत महल उन्होंने अपने बेटे के लिए, बिरजिस कादिर जो कि डॉक्टर सन थे। एंड लास्ट मराठा रूलर नाना नाना साहेब, ओके, कानपुर से, ठीक है। एंड ही इज फाइटिंग फॉर पेंशन, कि भाई साहब मेरे को पेंशन मिलनी चाहिए, और ही इज सपोर्टेड बाय तात्या तोपे एंड अजीमुल्लाह। बरेली में खान बहादुर, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह। कॉजेज ऑफ फेलियर, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इन्वॉल्व नहीं हुआ था, सिर्फ एक 1/10 इंडियन पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुई थी, ठीक है, और 1/4 इंडियन एरिया अंडर इट्स इम्पैक्ट। और मनी लैंडर्स, एजुकेटेड मैन और मर्चेंट्स आर अगेंस्ट दिस रिवोल्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1857 क्रांति के अगेंस्ट कौन कौन थे? याद रखना आपने, मनी लैंडर्स, एजुकेटेड मैन एंड द थर्ड वन इज मर्चेंट्स। और ब्रिटिशर्स की जो राइफल्स थी, कम्युनिकेशन था, ट्रांसपोर्टेशन थी, भाई साहब कहीं ज्यादा सुपीरियर था। इंडियंस, ये जो हमारे लोग थे, इनके पास ना कोई प्रॉपर प्लान था, ना स्ट्रेटेजी थी। ओके, टेक्नोलॉजी थी इनकी, अंग्रेजों की इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक तार की मदद से। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर था, वो क्या कहते हैं, इनकी मूवमेंट और स्ट्रेटेजी, जो विद्रोही थे उसके बारे में इन्फॉर्म करता था, और वो कौन था? कोलिन कैंपबेल। तो ये था सर 1857 की क्रांति। इसमें बताओ कोई डाउट हो तो फिर हम लोग क्राउन रूल शुरू करें। बताइए देवियों और सज्जनों, इज देयर एनी डाउट और शैल वी प्रोसीड फर्दर? ओके, सभी को क्लियर है? हम लोग आगे चलें। इंटरवल हमारा ये समझ आया ना? इस तरह से समझाया आपको, समझ आया ना? ये आपका मेंस आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा। ओके, तो इस तरह से ना, मतलब
आपको इंटरलिंकिंग करनी आनी चाहिए सर। इंटरलिंकिंग आपको बताई ना मैंने, किस तरह हमने सोसाइटी का एग्जांपल लिया, सोसाइटी का हेड किस तरह वेलफेयर करता है, फिर गवर्नमेंट कैसे वेलफेयर करती है, ठीक है। तीनों तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल, और तीनों जगह अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, इसलिए युद्ध हुआ। फिर बीज कैसे बोया गया, फिर इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन से थे, फिर रिवोल्ट फेल होने के क्या क्या कॉजेस थे। ओके, तो इस तरह से आप जब भी हिस्ट्री पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो आप, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको कभी जिंदगी में भूलेगी। तो इंटरवल खत्म हो गया सर, अभी आया नया गुंडा, कहानी में नया विलन आया, जो कि हुआ है क्राउन रूल। ओके, तो क्राउन रूल के लिए हम दूसरी प्रेजेंटेशन खोलते हैं अपनी। सर ये डायग्राम जरूर याद रखिएगा। ओके, पहले हम वाइस रॉय ऑफ इंडिया करते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले क्राउन रूल में हमने वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे जैसे वाइस रॉय ऑफ इंडिया होते रहेंगे, आपने इसके नीचे पॉइंट्स में लिखते रहना है। ओके, आपका जो चार्ट बनेगा ना, इसमें ऐड ऑन करते रहना। जैसे इसमें आपको मैंने बताया था कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बिफोर 18th सेंचुरी, इसमें चारों वार्स आपने लिख लेने हैं, ठीक है। पॉइंट में एब्रीविएशंस में लिखना है, ठीक है, ताकि अब वो महज पेज ही पढ़ो तो आपको याद हो जाए। आपको अपना दिखाऊं वो पेज जिसपे ये बनाया हुआ चार्ट। सर ये ना मेरी ना काम वाली ने ना उठा के ना सारी किताबें मिक्स कर दी हैं, तो मेरे को मिल नहीं रही हैं। कल डांट पड़ेगी इसको अच्छी वाली। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ किस तरह से लिखना है। हम्म, ये देखो इस तरह से बनाना है चार्ट। नजर आ रहा है सभी को? ये नजर आ रहा है सभी को? ठीक है, ये इस तरह से, ये एक पेज पे पूरी मॉडर्न इंडिया लिखी हुई है। एक पेज पे पूरी मॉडर्न इंडिया है ये भाई साहब। मतलब महज पेज देख लो तो रट रट जाएगा सारा अच्छी तरह, ठीक है। और ये कम से कम भी 10-20 बार पेज बनाया तब जाके रटा है मेरे को। 10-20 बार मैंने पेज बनाया, क्योंकि ना अगर आपको हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी याद है ना, कि इसके बाद ये इवेंट हुआ, इसके बाद ये इवेंट हुआ, तो भाई साहब आपको हिस्ट्री भूल ही नहीं सकती, याद रखना। तो इस तरह से आपने याद रखना, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, 1857 की क्रांति हुई, उसमें इस तरह जैसे 1857 की क्रांति वाला वो सीन बताया ना मैंने, तो इसी के नीचे वो कहानी ऐड कर लेना इधर, प्रीफेस, ये वो इस तरह से बना लेना चार्ट सा, ठीक है। अभी वॉइस रे बताऊंगा तो इसमें खाली नाम नाम ऐड कर लेना, ओके, तो याद रहेगा। तो सबसे पहले आए सर लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, जो कि 1856, मैंने आपको बताया था कि 1857 की लड़ाई शुरू होने ही वाली थी, तो उससे पहले ही आए थे, ठीक है। 1856 में आए थे, 1856 से 62 तक रहे। तो पहले फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखना। लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखना सर। जनरली बच्चे डलहौजी सोचते हैं, नहीं, डलहौजी सिर्फ तेल में आग में हल्का सा घी डाल के निकल गए थे, ठीक है। उसके बाद एकदम कैनिंग आई थे तो एकदम से ज्वाला तेज होगी, ठीक है। तो जैसे ही कैनिंग आए तो सबसे पहले इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म किया, याद रखना सर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म किसने किया? कैनिंग ने। और शुरू किसने किया था? शुरू किसने किया था? भी बताया यार मैंने, शुरू किसने किया था? वेरी गुड हरसिमरन, डलहौजी ने, ओके, याद रखना। रीड क्वीन प्रोक्लामेशन ऑन 1 नवंबर 1858। क्वीन प्रोक्लामेशन, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लामेशन बताई थी ना आपको जब हम लोग एक्ट्स कर रहे थे, याद है सभी को? क्वीन प्रोक्लामेशन, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लामेशन, नवंबर डिक्लेरेशन, याद है सभी को? 1858 नवंबर डिक्लेरेशन, भाई हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे, याद है ना? तो इस प्रोक्लामेशन में क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो थी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो थी उसको क्या बना दिया? क्वीन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्यों मीन्स क्वीन, क्वीन ऑफ इंग्लैंड विल बिकम द क्वीन ऑफ इंडिया, ठीक है। काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एक्सटेंडेड एंड दिस इज नोन एज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके। याद है मैंने बताया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक्सपेंशन हुई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को नहीं छेड़ा था, ओके। तो काउंसिल ऑफ वाइसरॉय इज नोन एज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 इसके टाइम पे है, बट ऑब्वियस 1857 में इट एस्टैब्लिश द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता,
बॉम्बे एंड मद्रास। ओके, तो इसके बारे में यही है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इसने आते सारी खत्म किया। ही रीड द क्वीन प्रोक्लामेशन ऑन 1 नवंबर 1858। क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो थी वो क्वीन ऑफ इंडिया बन गई। काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एक्सटेंडेड होगी और उसको क्या नाम दिया गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 इसके टाइम पे आया, और 1857 में ही स्टैब्लिश द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ओके, उसके बाद आया सर लॉर्ड मायो। पहले कैनिंग आया, उसके बाद आया मायो। मायो ने, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये चीज याद रखना, स्टेटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पहली बार जो सेंसस हुआ यानी जो गणना हुई, जनगणना हुई, वो कब हुई, 1871 में, याद रखना है। और लेकिन किस लेवल पे हुई थी, प्रोविंशियल लेवल पे हुई थी। ओके, प्रोविंशियल लेवल पे। टोटल सेंटर लेवल पे कब हुई थी, कोई बताएगा मेरे को? सेंटर लेवल पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे पहले कब हुई थी, सेंसस कब हुआ था, जनगणना कब हुई थी, बिना कोई टेपे? बताइए सर प्लीज, बिना कोई गूगल किए, और किसके टाइम पे हुई थी, जिसको प्रॉपर स्टेटिस्टिकल सर्वे कहते हैं इंडिया का? नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। 1881 में हुई। किसके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी। ओके, रिपन बहुत अच्छा आदमी था, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन के बारे में हुई थी पूरा अच्छा बढ़िया वाला स्टेटिस्टिकल सर्वे पूरे इंडिया में, ठीक है। लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे आप अगर आपसे पूछ लेगा तो लॉर्ड मायो के टाइम पे हुआ था स्टेटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पहली बार सेंसर 1871 में, ठीक है। अब फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हुई थी, याद रखना सर। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन हमने कौन से एक्ट में पढ़ी थी, 18, कौन से एक्ट में पढ़ी थी, 18, बताओ, कोशिश करो। 1861, वेरी गुड हरसिमरन यार, वेरी गुड, वेरी गुड यार। कुछ बच्चे हैं यार जो बहुत ही जबरदस्त, मतलब मैं देख रहा हूँ उनके नाम ना, एक्चुअली मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे इतने अटेंटिवली सुन रहे हैं और रिप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू यार, चांदनी, हेमराज, काजल, शरण, जो भी हो, आप सब लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर जेन्युइनली आप इतना ध्यान दे रहे हो, और बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर साथ साथ करोगे ना, साथ साथ नोट्स बनाओगे, यार मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हारा इस बार का प्रीलिम्स निकला हुआ है, गारंटी दे रहा हूँ, मेरे से लिखवा लो, ठीक है। और बिलीव मी, मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन मैं, बिलीव मी, मैं ऐसा बंदा हूँ कि ना मैं पेन लेके आपको करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा मेरे पीछे पड़ना पड़ेगा, ठीक है, और मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हें सारे सब्जेक्ट करा दूंगा, रिवीजन करा दूंगा, कहने का मतलब है, सब्जेक्ट तो तुम ऑलरेडी कर ही रहे हो, रिवीजन मैं तुम्हारी करा दूंगा, बढ़िया से पॉलिशिंग करा दूंगा तुम्हारी, ठीक है। लेकिन जान लगा दो यार अपनी, कर दो यार क्लियर, एक बार लगा दो यार, मतलब कि मेरे बच्चे कहेंगे यार, एक बार मैं सुनना चाहता हूँ कि अरे यार, इस बंदे ने हेल्प किया है या इस बंदे ने मोटिवेट किया है तो आज हम सक्सेस हुए हैं। मतलब और बंदों का भी नाम लेना है, बट इंक्लूडिंग मी आल्सो। सो एक बार कर दो यार, क्योंकि यार मैं ऑलरेडी ये सब चीज देख चुका हूँ, मैं इस चीज में से निकला हूँ, जो गलतियां मैंने की हैं मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना करें। किस तरह से अभी ये, अगर आप सीरियसली, अगर आप अभी हिस्ट्री उठाएंगे, अगर आप नोट्स बनाने शुरू होंगे, वो पैराग्राफ फॉर्म में है, ठीक है, आपको बिलीव में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऑलरेडी मेरे पास बनी बनाई खिचड़ी है, आपको खानी है, आपको सीखना है वो मैंने खिचड़ी कैसे बनाई है, क्या गलतियां की हैं, किस आंच पे मैंने उसको उबाला है, ठीक है, वो सब कुछ तुम्हें सिखाना है मेरे को, ठीक है, ताकि तुम्हारा टाइम मत वेस्ट हो और तुम फटाफट से क्लियर कर दो, ठीक है। तो प्लीज यार ये थोड़ा सा टाइम है, ओखे सोखे निकाल दो, ठीक है, क्योंकि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। एक बार जोर लगा दोगे ना, तो याद रखोगे कि सर की बात मानी थी और आज हमारा क्लियर हो गया। सही में कह रहा हूँ, ठीक है, मेरी दिल से दुआ है सीरियसली कि आप सभी का क्लियर हो। एटलीस्ट जो बच्चा जेन्युइनली पढ़ रहा है, रिलीजियसली फॉलो कर रहा है, उसका पक्का क्लियर होगा। और ना, कल ना परसों मैं एक इंटरव्यू देख रहा था महेंद्र सिंह धोनी का, उसने ना एक बात की यार, मेरे को बड़ी जबरदस्त बात लगी उस बंदे की। ही सेड कि ना,
आप कुछ भी कर रहे हो, सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपने साथ ईमानदार नहीं हो ना, अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो, वो काम आपका होगा नहीं, चाहे जितनी मर्जी आप मेहनत कर लो, झक मार लो या इधर उधर, अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो ना, आपका वो काम नहीं बनेगा। अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, ठीक है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, इवन कि किसी को झूठ भी बोल रहे हो, कुछ भी एक्स वाई जी, कुछ भी गलत काम कर रहे हो, तो आपका काम वो होगा नहीं। अच्छे दिल से, प्योर मन से, बिल्कुल एकदम रिलीजियसली, जिसको कहते हैं ना कि हाँ यार मैंने जेन्युइनली निकालना ही निकालना है, बिना कोई उल्टी सीधी चीज में पड़े, बिना कोई पॉलिटिक्स या कोई झूठ वगैरह कुछ भी, इसको नीचा दिखाना उसको नीचा दिखाना नहीं सर, हमने अपने साथ जेन्युइननेस रखनी है, ठीक है। हमेशा याद रखना, एट द एंड यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू द गॉड ओनली, ठीक है। लास्ट में ना आपको भगवान को जवाब देना है, आपको इंसान को नहीं जवाब देना कि आसपास के लोगों को मैंने जवाब देना, नहीं। लास्ट में आपसे भगवान ने जवाब मानना है। भगवान की जो किताब है ना, जो गॉड की किताब है, उसमें आपके नंबर जुड़ने हैं, इंसान की किताब में नहीं जुड़ने हैं, ठीक है। समझे मेरी बात? यानी कि बड़ी गहरी गहरी बात है कि अगर आप अपने मम्मी पापा को दिखा रहे हो कि मैं उनको दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ, नहीं सर, कोई फायदा नहीं है। आपको सर एग्जामिनर ने टेस्ट करना है, ठीक है ना। अगर आप पढ़े हो तो एग्जामिनर बता देगा कि आप कितना पढ़े हो, ठीक है। मम्मी पापा की नजरों में तो आप धूल झोंक के जितना मर्जी बैठे रहो, है ना, उसका कोई फायदा नहीं। सो बी ऑनेस्ट यार, बी ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट बनो और पक्का निकलेगा यार। दिल से मेहनत की होगी ना, पक्का निकलेगा, गारंटी है यार, मेरा पक्का विश्वास है तुम्हारा, ठीक है। ठीक है, तो लगा दो यार, जोर लगा दो, एक बार देख लीजिएगी यार, क्या है, क्या है यार, ये क्या है, ये लॉर्ड मायो क्या है ये, है क्या कर दिया इसने, चार चीजें कर दी, ये हमने पढ़नी है, ठीक है। कोई नई चीज थोड़ी पढ़नी है, हमें कोई स्टैटिस्टिकल सर्वे थोड़ी निकालना है, ये तो चीज इसने की हुई है, हमने पढ़ना है बस, बात खत्म होगी। रॉकेट साइंस तो है ही नहीं यूपीएससी, पहली बात तो, ठीक है। यूपीएससी की ना अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ी हो ना, तो उसमें एक चीज लिखी होती है, उसमें एक वर्ड लिखा होता है, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। इसका मतलब समझते हो कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, एक एक आईएएस ऑफिसर को एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हिस्ट्री, अच्छा, तीन एस्पेक्ट होते हैं सोसाइटी के, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल, इसके ऊपर एक गवर्नमेंट को वेलफेयर करना होता है, और वो तीनों एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वही सिंपल सी चीज है, ठीक है सर, तो ध्यान देंगे। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया कि लॉर्ड मायो ने स्टैटिस्टिकल सर्वे तो ऑर्गेनाइज करवाया था पहली बार 1871 में, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे। आपसे पूछेगा कि पूरे इंडिया पे किसने करवाया था, तो आंसर है 1881 में लॉर्ड रिपन ने। ओके, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन लॉर्ड मायो के टाइम पर हुई। स्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, याद रखना। और पहला गवर्नर जनरल था जिसका कत्ल हुआ था, याद रखना, और किसने किया था, पठान शेर अली ने। आपसे पूछ लेगा कि कौन सा गवर्नर जनरल था कि जिसका, सॉरी, वाइस रॉय ऑफ इंडिया आएगा यार, यहाँ पे जी लिखा होगा। ओके, ठीक है, तो लॉर्ड मायो का मर्डर हुआ था, किसने मर्डर किया था, पठान शेर अली ने। ओके, याद रखना है आपको। उसके बाद लॉर्ड लिटन आया, मायो के बाद लॉर्ड लिटन आया। किल्विश इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। शक्तिमान में देखा होगा आपने, किल्विश या नेगेटिव कैरेक्टर। ओके, ये नेगेटिव कैरेक्टर क्यों है ये अभी पता चल जाएगा। सर इसके बारे में ग्रैंड दरबार लगा था दिल्ली में 1877 में। ओके, आपको मैं बता दूं कि तीन ग्रैंड दरबार लगे थे, एक 1877, एक 1911 जब कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी, और एक लगा था बीच में 1903 में, ठीक है। तीन ग्रैंड दरबार लगे थे, और तीनों के तीनों दिल्ली में लगे थे, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तीनों के तीनों दिल्ली में लगे थे। पहला ग्रैंड दरबार लगा था 1877 में लिप्टन के टाइम में, ठीक है। वो ग्रैंड दरबार क्यों लगा था, उस टाइम बंगाल में क्या था, भुखमरी मच गई थी, फेमाइन आ गया था। ओके, 1903 में करजन के टाइम पे लगा था। ओके, और 1911 में लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम पे लगा था, याद रखना। जब कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्ट कर दी गई थी कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है। कलकत्ता कब बनाई थी इंडिया की कैपिटल, बंगाल की कैपिटल कब घोषित की थी, कलकत्ता कब घोषित की थी, 17, बताइए, कैपिटल कलकत्ता कब बनाई थी, 1772। वेरी गुड यार हेमराज, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त यार, जबरदस्त, जिन जिन ने आंसर दिया बहुत बढ़िया, ठीक है।
तो ये तीनों ग्रैंड दरबार याद रखना। कोई नहीं मैम, रिकॉर्डिंग चल रही है, आप टेंशन मत लीजिए, आप बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेना। ओके, तो ग्रैंड दरबार लगाया था। जी 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 जी, कांचा की अटेंडेंस लगानी है, याद करवा देना यार। ग्रैंड दरबार लगा था दिल्ली में 1877 में, क्योंकि उस टाइम ग्रेट फेमाइन आ गया था बंगाल में। ठीक है, उस वक्त केसरे हिंद और एम्प्रेस ऑफ इंडिया टाइटल दे दिया गया था किसको, बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द ब्रिटिश क्वीन, जो रानी थी अंग्रेजों की, उसको टाइटल दे दिया था केसरे हिंद। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, केसरे हिंद टाइटल कब दिया गया? 1877 में। किसके टाइम पे? लिट्टन के टाइम पे। लिट्टन जो कि किल्विश माना गया। ठीक है, याद रखना। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट इसके बारे में आया 1878। ठीक है, इट कर्ब द फ्रीडम ऑफ प्रेस। इट कर्ब द फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, ठीक है। तो पहली बार सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, पहली बार सेंसरशिप कर दी भाई साहब न्यूज़पेपर, मतलब कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पे क्या कहते हैं, रोक लगा दी गई। फ्रीडम ऑफ प्रेस कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है, जल्दी से बता दो। आर्टिकल नंबर बताने वाले की फुल इज्जत की जाएगी। आर्टिकल नंबर जल्दी जल्दी। अरे आसान सा यार, सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ। हाँ, वेरी गुड यार। 19 क्लॉज, 19 clause. Being a UPSC aspirant, you have to be very specific. 19 clause, one clause है। Very good यार हेमंत, very good. One clause है। Okay. Freedom of speech and expression. Okay. भाई साहब रटवा देंगे हम आपको पॉलिटी भी। ठीक है, पढ़ तो रखी है आपने, पॉलिशिंग करवा देंगे एकदम। ठीक है, तो इट कर्ब द फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, एग्जाम्पल अमृत बाजार पत्रिका उस टाइम थी, उस पे रोक लगा दी गई। ठीक है, रोक बेसिकली कि अभी उनको परमिशन लेनी पड़ती थी कि यार ये हम छाप दें, ये हम प्रिंट कर दें। ओके, इंडियन मिरर ये न्यूज़पेपर के नाम है। हम लोग अलग से एक सेशन करेंगे जिसमें हम न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के नाम पढ़ेंगे कि किस किस फ्रीडम फाइटर ने वो पब्लिश की थी। ओके, द हिंदू सर, द हिंदू जो आप लोग पढ़ते हो। ओके, तो याद रखना। वर्नाकुलर प्रेस किसको, लिबरेटर ऑफ प्रेस किसको बोला गया, बताइए जल्दी से। इसने तो लिट्टन ने तो रोक लगाई थी, सेंसरशिप ऑफ। ठीक है, मेटकाफ। वेरी गुड यार हरसिमरन यार, रियली इंप्रेस्ड बाय यू, सीरियसली वेरी गुड यार। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ओके, तो ही कर्व द फ्रीडम ऑफ प्रेस, कौन? लिट्टन। ओके, याद रखना है सर आपको। अंडर द सेंसरशिप, उसने सेंसरशिप में किया क्या था, जैसे कि लिखा हुआ ना यहाँ पे, फर्स्ट टाइम सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, उसने क्या किया था? he increased the import duty on newspaper print। ठीक है, which led to increase the cost of paper। भाई साहब जो प्रिंटिंग वगैरह बाहर से करवाते थे ना जो इंडियंस वगैरह, ठीक है, तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी कि न्यूज़पेपर की कॉस्ट बहुत ज्यादा कर दी गई। ओके, इंडियन सिविल सर्विस थी, उसमें जो एज थी वो घटा के 21 से 19 कर दी। भाई साहब देख लो, जनरल कैटेगरी की उस टाइम क्या वो होती थी, उस टाइम कैटेगरी तो थी नहीं बेसिकली, तो जनरल वो थी, एज थी वो 21 से 19 कर दी, अभी तो 32 है ना। ओके, तो याद रखना ये सब लिट्टन के टाइम, तभी मैंने लिट्टन को किल्विश लिखा हुआ है यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे कि बहुत ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर था। ग्रैंड दरबार लगा रहा है भाई साहब दिल्ली में, वहाँ फेमाइन आया, भुखमरी आई हुई है बंगाल में, और इसने केसरे हिंद का टाइटल दिलवाया रानी जी को। ठीक है, ब्रिटिश क्वीन को। दूसरा सर, अखबार के ऊपर सेंसरशिप लगा दी इस बंदे ने। ठीक है, इट कर्ब द फ्रीडम ऑफ प्रेस, और सेंसरशिप कर दी भाई साहब, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी प्रिंटिंग के ऊपर, न्यूज़पेपर प्रिंट के ऊपर, जिससे न्यूज़पेपर के रेट जो है वो बढ़ गए। इंडियन सिविल सर्विस में जो 21 एज थी वो घटा के 19 कर दी इसने, लिट्टन ने। और इंडियन कैंडिडेट्स जो इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे, दे फोर्स टू गो टू लंदन फॉर गिविंग द एग्जाम, एंड गोइंग लंदन इज वेरी एक्सपेंसिव। भाई साहब लंदन एग्जाम देने जाना पड़ता था, सोच लो सर। और दो नए टेस्ट इजाद कर दिए, हॉर्स राइडिंग और राइफल शूटिंग। हॉर्स राइडिंग का मैं आपको बताता हूँ क्या सीन था। जनरली जो इंडियंस हैं उनकी जो एवरेज हाइट मानी गई है, ओके, वो 5 फुट 5 इंच मानी गई है। ठीक है, और तो भाई साहब जो इनके घोड़े थे, इनके घोड़ों की हाइट बहुत ज्यादा होती थी, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियंस टू सिट ऑन द हॉर्स। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने हॉर्स राइडिंग का नया टेस्ट डाल दिया। ठीक है, याद रखना। एंड जैसे कि लिखा हुआ है, दीज टू टेस्ट आर एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन कैंडिडेट्स। ठीक है, हॉर्स राइडिंग एंड राइफल शूटिंग। ओके, और फिर भी इतने
स्ट्रगल के बावजूद भी स्टिल सबसे पहले जो इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्जाम है किसने क्लियर किया? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सर आपको इनका नाम याद रखना है एट एनी हाउ। देख लो सर, इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद भी 19 साल की उम्र में महज इस बंदे ने पहली बार एग्जाम क्लियर किया और बाद में उन्होंने जॉब भी छोड़ दिया। यार चल यार, तुम्हारी नौकरी को लाता उस टाइम। भाई साहब सोच लो आप, इतना खतरनाक एग्जाम क्लियर करने के बाद भी सत्येंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट क्लियर द एग्जाम, ठीक है। ही इज द ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ओके। उसने सर्विस ज्वाइन नहीं की एंड ही ज्वाइंड द फ्रीडम मूवमेंट, ओके। ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है यार? JGM 27 दिसंबर 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता का सेशन हुआ था, ओके। जिसमें मेरे ख्याल से सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा हुआ था। JGM दैट इज जन गण मन, ओके। नहीं नहीं, जनरल मीटिंग नहीं, जन गण मन, ओके। कई बार मैंने कहा ना, ज्यादा ही एब्रीविएशन लिख देते हो तो कई बार आपको खुद को भूल जाता है, लेकिन कोई नहीं, आप बार बार पढ़ते रहते हो तो याद रहता है। जन गण मन लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। 27 दिसंबर 1911 इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता में सेशन था, ओके। वहां पे गाया था बेसिकली। आपसे पूछ लेगा रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन सबसे पहले नेशनल एंथम कब गाया? 27 दिसंबर 1911 इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में। क्वेश्चन आया हुआ है, प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। याद रखो, जो सी चीज पे स्पेशल स्टार डार्क किया हुआ है, रेड किया हुआ है, ये भाई साहब पॉइंट्स हैं जिसको एग्जामिनर ट्विस्ट करता है, ओके। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। दो नए टेस्ट, हॉर्स राइडिंग, राइफल शूटिंग, एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडियन कैंडिडेट। और इंडियन सिविल सर्विस किसने क्लियर किया? सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। सत्येंद्र, सत्य का जिसने साथ दिया, ठीक है, याद रखना, सत्य, सत्य से याद रखना। सत्य का जिसने साथ दिया, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। जो कि ब्रदर थे रविंद्रनाथ टैगोर के। पहली बार इन्होंने एग्जाम क्लियर किया और इन्होंने सर्विस ज्वाइन नहीं की क्योंकि इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। और रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मन पहली बार गाया था 27 दिसंबर 1911 में, कलकत्ता का सेशन चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ओके। हाँ, कहीं पर आया। दूसरा इन्होंने लगा दिया भाई साहब आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट में क्या था? टू कर्ब द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी और रेडिकल एक्टिविटीज, ठीक है। इन द बिगिनिंग नॉट एप्लीकेबल टू ब्रिटिश। भाई साहब ब्रिटिशर्स को और यूरोपियन मेंबर्स को तो भाई साहब ये अप्लाई ही नहीं हुआ आर्म्स एक्ट, ठीक है। डिस्क्रिशनरी इन अप्रोच, ठीक है। और इसमें था क्या बेसिकली, अगर इंडियन को जैसे कोई लाइसेंस वगैरह लेना होता है बंदूक का, ठीक है। अगर आपको अभी कोई लाइसेंस लेना हो, सपोज करो आपको अप्लाई करना है बंदूक का लाइसेंस लेना है, तो आपको किसके पास जाना पड़ता है? DC के पास जाना पड़ता है, ओके। तो सिमिलरली उस टाइम भी क्या था, इफ इंडियन वांट्स टू होल्ड द वेपन ही नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, ओके। और हर थोड़े टाइम बाद यानी रेगुलर इंटरवल के बाद उसको क्या करवाना पड़ता है? रिन्यू, ओके। एंड इट इज एप्लीकेबल टू द ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर एप्लीकेबल था ये आर्म्स एक्ट, ओके। और जिस वजह से काफी ज्यादा अपराइजिंग हुई, जैसे कि संथाल रिवोल्ट, ठीक है, सुना होगा, वेरी फेमस यार, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। संथाल रिवोल्ट किसने कौन था इसका लीडर? सिद्धो एंड कानो, ओके, याद रखना। रंपास रिवोल्ट, ओके। एंड बेदास रिवोल्ट, जिसको हल्ला गली रिवोल्ट भी बोलते हैं, याद रखना सर। हल्ला गली एक विलेज था सर कर्नाटका में, बीजापुर में, ठीक है, याद रखना इसको, हल्ला गली रिवोल्ट, ठीक है। ये सारे फार्मर रिलेटेड रिवोल्ट हैं। हम लोग जब रिवोल्ट्स करेंगे ना अलग से, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स। ट्राइबल अपराइजिंग्स के ये एग्जांपल है, जैसे कि संथाल रिवोल्ट बाय सिद्धो एंड कानो, द टू ब्रदर्स, रंपास रिवोल्ट द सेकंड वन, एंड द थर्ड वन इज बेदास revolt, which is also known as Halla Gali revolt. Halla Gali is a village in Karnataka, okay, in Bijapur, okay. ग्रैंड दरबार 3 लगाए थे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1877, 1903, 1911, 1911, ओके। 11 में क्या था? इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई थी, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ओके, उस टाइम घोषित हुआ था। 1905 में घोषित हुआ था, ओके। 1903 में लॉर्ड कर्जन, 1977 में लिट्टन, ठीक है। ये नाम याद रखना, लिट्टन, कर्जन, हार्डिंगे, ओके, याद रखना। पैट्रनेज टू द एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। लिट्टन ग्रांटेड 1 लाख रुपीज टू द एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज। भाई साहब मुसलमानों के लिए अलग से कॉलेज बनाया, उसके लिए लिट्टन ने 1 लाख रुपए ग्रांट किए, ठीक है। जो बहुत ही तगड़े मुस्लिम रिफॉर्मर थे, ग्रेट मुस्लिम रिफॉर्मर, जिनका नाम था सर सैयद अहमद खान,
जिनको फादर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट कहते हैं, याद रखना सर, फादर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने एंटी पर्दा मूवमेंट शुरू की थी। याद रखना सर, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, गारंटी कह रहा हूं मैं। एंटी, अभी पीछे ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा आया था ना, तो मुसलमानों के ऊपर है ना अभी ये जो आपके अरेबियन कंट्रीज हैं वहां पे ये अभी हो रहा है कि अभी यार ये पर्दा वर्दा हटाने दो, ठीक है। अभी इसकी भाई अभी औरतों को इतनी ज्यादा रोक टोक मत लगाओ, औरतों को भी अपना वो है, ठीक है। बंदों को भी ऊपर पर्दा लगाओ, ठीक है ना, औरतें क्यों पर्दे में रखी है। तो याद रखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एंटी पर्दा मूवमेंट किसने चलाई, सर सैयद अहमद खान ने। जब पर्दा नहीं उस खुदा से तो बंदों से कैसा पर्दा, है ना, वो सुना होगा शेर आपने, ठीक है। सो ये याद रखना, एंटी पर्दा मूवमेंट इट इज अपोज्ड बाय हिज ओन पीपल, उसने मुसलमानों ने काफी इसका विरोध किया था। सो दे स्टार्टेड द देवबंदी मूवमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, देवबंदी मूवमेंट किसने शुरू की थी। इसके जो फॉलोअर्स थे उनको क्या बोलते थे, देवबंदिस्ट, ठीक है, याद रखना। और शुरू किसने किया था देवबंदी मूवमेंट, शाह वलीउल्लाह देहलवी, ठीक है। और एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज का पर्पस क्या था, अपीजिंग द मुस्लिम माइनॉरिटी इन इंडिया। जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसको अपीज करना बेसिकली, ओके। तो पैट्रनेज टू द एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज, इसलिए लिटन ने ग्रांट किए थे 1 लाख रुपए। ग्रेट मुस्लिम रिफॉर्मर थे सर सैयद अहमद खान, जिसको फादर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट भी कहते हैं, जिन्होंने एंटी पर्दा मूवमेंट चलाई, ठीक है। एंड दैट मूवमेंट इज अपोज्ड बाय द देवबंदी मूवमेंट। पूछ लेगा एंटी पर्दा मूवमेंट को किसने अपोज किया, देवबंदी मूवमेंट। देवबंदी मूवमेंट के जो फॉलोअर्स थे उनको क्या बोलते थे, देवबंदिस्ट बोलते थे। शुरुआत किसने की देवबंदी मूवमेंट की, जो लीडर था बेसिकली शाह वलीउल्लाह देहलवी, शाह वलीउल्लाह देहलवी। बार बार रटोगे रट जाएगा, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ओके। ये लिटन के बारे में हुई थी सारी कहानियां, ओके। हाँ, तो सर ये हो गया, अभी बैकग्राउंड बिफोर गांधीयन एरा आ गया। अभी कुछ वाइसरॉय हैं, हम बीच बीच में करेंगे, ठीक है। तो पहला वाइसरॉय हमने कौन सा पढ़ा, लॉर्ड कैनिंग पढ़ा। दूसरा कौन सा पढ़ा, लॉर्ड, दूसरा कौन सा पढ़ा, लॉर्ड मायो पढ़ा, वेरी गुड, शाबाश। तीसरा कौन सा पढ़ा, तीसरा 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 किल्विश, लॉर्ड लिटन, ओके, ठीक है। ऐसे आपने लिख लेना, और इनके सामने ना पॉइंट्स लिख लेना, ऐसे पॉइंट्स लिख लेना एक एक, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा, हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड बिफोर गांधीयन एरा। गांधी जी के आने से पहले क्या क्या कारस्तानियां हुई हैं। तो गांधी जी के आने से पहले जैसे वहां जगह नहीं थी तो मैंने अलग से बना लिया, तो आपको भी इस तरह से बनाना है, ओके। गांधी जी के आने से पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जो कि मिड 19th सेंचुरी में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आई, लेटर 19th सेंचुरी में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आई, ठीक है। और गांधी जी के आने से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जो कि 1885 से बनी। लेकिन 1885 कांग्रेस बनने से पहले भी कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी ना, जिसको क्या बोलते हैं, प्रेडिसेसर्स बिफोर आईएनसी, ठीक है। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले वो कौन कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी सबसे पहले, उससे पहले कई सारी बनी थी, ओके। उसके बाद क्वेश्चन ये आया हुआ था एक बार प्रीलिम्स में, जो कि मैंने स्पेशल हाईलाइट किया हुआ ये पॉइंट, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसने सबसे पहली बार अपोज किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। शॉर्ट फॉर्म तुम्हारे सामने लिखी हुई है, यूपीए। यूपीए की फुल फॉर्म क्या बता दो। ये वो वाली यूपीए नहीं है कांग्रेस वाली, ये उस टाइम की यूपीए है। तो बताएगा कोई 1888 में बनी थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं पता। समवन इज टाइपिंग, शाबाश। प्लीज डोंट गूगल इट। मैंने तुम्हें बताया कि बी ऑनेस्ट, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बताएंगे, बट बी ऑनेस्ट। someone is typing and someone is stop typing. तो यूपीए मींस यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ओके। आपसे पूछ लेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे पहले किसने अपोज किया, यूपीए ने। यूपीए बोले तो यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन कब बनी, 1888 में। 85 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, 88 में यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद अदर एक्टिविटीज हुई, जैसे कि तिलक का रोल बताना है आपको, ठीक है। लोकमान्य तिलक, आपने नाम सुना होगा। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, जिसमें ये भगत सिंह वगैरह ये सब आ जाएंगे, ठीक है। गुरुदत्त वगैरह ये सब जितने भी हैं, राजगुरु वगैरह ये सब। अर्ली इवेंट्स ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है।
20th सेंचुरी से पहले अर्ली इवेंट्स क्या थे, जैसे 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, ओके, 1911 में ग्रैंड दरबार लगा, ओके, सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में, ओके। तो ये सारे इवेंट्स हम लोग इसमें ऐड ऑन करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल इंटरनेशनल कह रहा हूँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ओके, वो क्या हुआ। तो ये हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। बिफोर गांधीयन एरा, बैकग्राउंड बिफोर, तो हम लोग क्राउन रूल हमारा शुरू हो चुका है। तो हमारा कल की डेट में, कल शायद यार मैं क्लास ना ले पाऊँ, आई विल टेल यू सून। बैकग्राउंड बिफोर गांधीयन एरा, ये जो है ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा हमारा, ये जो ये वाला पार्ट है सारा, ये हमारा खत्म हो जाएगा और हमारा लास्ट रह जाएगा गांधी एरा, ठीक है, इवेंट्स ड्यूरिंग गांधी एरा, ओके। तो इसमें अभी तक बताओ सर, कोई डाउट हो तो आगे चलें। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए सर। सेम टू सेम नोट्स बनाइए, ऐसे के ऐसे बनाइए, बिना कोई छेड़छाड़ किए, ओके, बिना कोई हेर फेर किए, ओके। सो थैंक यू सो मच।